एपिसोड 90। अभय की पिछड़ी सोच। राठौड़ मेंशन। सुबह का वक्त। सुबह के 6:30 हो रहे थे। आयशा की आंख आज जल्दी खुल गई थी। अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी, लेकिन अभय उसे कहीं नहीं दिखा। जिम गया होगा पक्का, आयशा खुद से बड़बड़ाई और बेड पर बैठ गई। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और अभय अंदर दाखिल हुआ। आयशा को उठा हुआ देख अभय ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और ना ही उसने रोज़ की तरह आयशा को गुड मॉर्निंग ग्रीट किया। अब तुम्हारी तबीयत मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही है, अभय उसे घूरते हुए बोला। तो आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। तो बैठी क्या हो, महारानी हो क्या कहीं की तुम, जो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। उठो जल्दी, फ्रेश हो और जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाओ। ये बोल अभय वॉशरूम में चला गया। आयशा को अभय का ऐसा रूड बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे लगा था कि अभय उसे प्यार से हैंडल करेगा, मगर उसकी वो सोच गलत थी। अभय वो कुत्ते की दुम है जो शायद कभी ना सुधर सकता। आयशा को अभी भी थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी, मगर फिर भी हिम्मत करके वो बेड से नीचे उतरी और अपने लगेज खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अभय बाहर आया। आयशा को उसके लगेज से कपड़े निकालते हुए देख अभय बोला, ये कपड़े ना अब तुम अपने इसी बैग में रखना, अलमारी में वापस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा तुम्हें तलाक देकर। तब तुम्हें अपना सामान पैक करने में आफत नहीं आएगी। आयशा बेड के सहारे खड़ी हुई और अभय से बोली, क्या तुम सच में तलाक चाहते हो। हाँ, क्यों, तुम भी यही चाहती हो, तभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक थोड़ी है किसी को ज़बरदस्ती बंदिश में रखने का। अभय ने रूड होकर जवाब दिया, मगर आयशा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो अपने हल्के कदमों से स्टडी टेबल के पास गई। उसने अपने पर्स के अंदर से कागज़ निकाले जो ऑब्वियसली डाइवोर्स के थे। उसने उन पर साइन किया और अभय के हाथ में थमाते हुए बोली, अभी के अभी इन पर साइन करो और ये ढोंग वाली शादी का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। अभय उस पर चिल्लाते हुए बोला, औरत ज़ात का ज़्यादा अच्छा नहीं होता है मर्द से आगे निकलना। औरत को अपनी हद पता होनी चाहिए। ये तलाक का डंका मैं पीट सकता हूँ, तुम नहीं। जब मेरी मर्जी होगी तब तलाक होगा, तुम्हारी मर्जी कोई मायने नहीं रखती है, समझी। अभय के ऐसे शब्दों को सुनकर आयशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसी मॉडर्न जनरेशन में भी अभय की ऐसी सोच थी औरतों के प्रति। उसे तो ये लगता था कि अभय सबसे अलग है, जो हमेशा आयशा को खुद से ऊपर रखता है, लेकिन वो गलत थी। अभय भी बाकी मर्दों की तरह ही पिछड़ी हुई सोच का ही आदमी निकला। आयशा को अभय के ऐसे शब्द हजम नहीं हो पा रहे थे। उसने कस के अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी अभय ने आगे कहा, तुम और तुम्हारा खानदान तो इतने एहसान फरामोश हो कि मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं करा। वो तो मैं था
जो तुम्हें विदा करा कर अपने घर ले आया, वरना ऐसी छुड़ी हुई औरत का हाथ कौन थामता है जिसका पहले से रिश्ता टूट गया हो। अभय का इतना ही कहना हुआ कि आयशा के सुनने और सहने की लिमिट खत्म हो गई। उसने अभय की नाक पर एक जोरदार मुक्का मार दिया और उसकी नाक से खून बहने लगा। जैसा तुमने और तुम्हारे खानदान ने मेरे साथ किया है ना, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा ही हो जैसा मेरे साथ होता आया है। जैसे आज तक मैं रोती आई हूँ हर दिन हर पल, वैसे ही तुम्हारे खानदान की बेटियां भी रोएं। ये बोल आयशा ने अपना बैग उठाया और नाइट ड्रेस में ही रूम से बाहर चली गई अपनी बैग के साथ। तभी अभय बोला अपनी नाक से बहता खून साफ करते हुए, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझ पर हाथ उठाकर। अपने खानदान की बर्बादी की जिम्मेदार अब तुम खुद होगी। अभय की बात सुन आयशा पीछे पलटी और बोली, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हाथ तुम्हारे फिर भी कुछ नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खानदान को बर्बाद करने के चक्कर में तुम खुद ही बर्बाद हो जाओ। फिर आयशा रूम से बाहर चली गई। नीचे हॉल में जब वो पहुंची तो उसने देखा कि अनिरुद्ध आयशा की दीदा पर चिल्ला रहा था। आपको शर्म नहीं आती है? हिम्मत कैसे हो गई आपकी हमारे घर में अपनी मनमानी चलाने की? आपको इतनी शर्म नहीं है क्या कि आप अपनी बेटी के ससुराल में खड़ी हैं? अरे आप और आपकी वो छोटी पोती तो इतने बेशर्म हो कि इतने दिन से हमारे घर में ही पड़े हुए हो। अनिरुद्ध ने दीदा को बहुत बेइज्जत किया कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा ने इतने सालों में अपनी दीदा को पहली और आखिरी बार सिर्फ तब रोते हुए देखा था जब उसके दादू गुजरे थे। तब से लेके आज तक वो कभी नहीं रोई। मगर आज अनिरुद्ध ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। आज उसकी वजह से उसकी दीदा की आंखों में आंसू थे। आयशा ने संभाल कर सीढ़ियों से नीचे उतरी और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ी। वो अनिरुद्ध को एक जोरदार थप्पड़ लगाने ही वाली थी कि तभी उसने आयशा का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पीछे करके जोर से मरोड़ते हुए बोला, अपनी औकात में रहा करो, तुम औरत हो और ऊपर से मेरे भाई की टेम्पररी बीवी भी, इसीलिए पक्ष रहा हूँ। वरना अगर मैंने अपनी हद पार कर दी ना तो तुम्हारे ये हाथ काट कर भूखे जानवरों को खिलाने में भी ज़रा टाइम नहीं लगाऊंगा, समझी? ये बोल अनिरुद्ध ने उसे जोर से नीचे जमीन पर धक्का दे दिया। नीनी पुत्र दीदा आयशा को संभालने के लिए आगे बढ़ी। तभी सायशा भी नीचे हॉल में पहुंची। जब उसने अनिरुद्ध को उसकी बहन के साथ बदतमीजी करते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मगर असल में तो वो थोड़ी बहुत हकीकत जान चुकी थी कि असल में अभय और अनिरुद्ध उन लोगों के साथ में इतनी बदतमीजी और दुर्व्यवहार क्यों कर रहे थे। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। ऊपर कॉरिडोर में खड़ा अभय भी ये सब कुछ देख रहा था और एवल मुस्कान हंस रहा था। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी तुम्हारी माँ ने करा
अब वो सब तुम्हारी माँ के साथ होगा, तभी तो हिसाब बराबर होगा हम लोगों का। अभय खुद से बड़बड़ाया और सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में पहुंचा। चल नीनी, अब तो यहाँ नहीं रहेगी, हम हमारे घर जाएंगे, साइशा अपनी बहन से बोली, जिसकी आंखों के अंदर आंसू भरे हुए थे। बस मुश्किल से उसने रोक के रखे थे, क्योंकि वो अभय और अनिरुद्ध के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। हाँ हाँ, शौक से जाओ, मगर इतनी आसानी से मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाला हूँ। जैसे तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को तड़पाया था, वैसे ही अब हम तुम्हारी माँ को तड़पाएंगे। अभय आयशा से बोला तो एक बार फिर से उसका गुस्सा उबल गया। मेरी माँ ने ऐसा करा क्या है जो तुम उनके पीछे पड़ गए हो? आयशा ने उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछा तो अभय ने किसी सनकी की तरह हंसते हुए जवाब दिया, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? अपनी माँ से जाकर खुद ही पूछ लो कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। तुम लोग हकीकत नहीं जानते हो। हकीकत तो सिर्फ मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और तुम्हारे पिता और दादू जानते हैं। इसीलिए इतना मत गिरो कि हकीकत जानने के बाद तुम लोग उठ भी ना पाओ। दीदा अभय से बोली तो उसने कहा, अगर आपकी बहू इतनी पीड़ित है तो उन्होंने आज तक अपनी बेटियों से हकीकत क्यों छुपा कर रखी है? क्यों नहीं बताया आपकी बहू ने अपनी बेटियों को कि उन्होंने क्या किया था मेरी माँ के साथ? अभय के ऐसे शब्द सुन दीदा बोली, अरे हकीकत अगर मैंने बता दी ना तुम लोगों को, तुम्हारी माँ की, कि वो कितनी घटिया और गिरी हुई औरत थी, उसके क्या कारनामे थे, तो तुम दोनों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों तो यही समझोगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हकीकत अपनी दादी जानकी से पूछो, वो तुम्हारी माँ के हर गंदे खेल में शामिल रहती थी। तो हकीकत जानने की ज़रूरत तुम दोनों को है, हमारी बच्चियों को नहीं। अरे उस मनहूस दिन का तो हम कभी भी जिक्र ना करें हमारी आयशा के सामने। इसलिए मैं फालतू लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। हकीकत जाननी है तो अपनी दादी से जानो। चल पुत्र, अब हम लोग यहाँ पर एक सेकंड नहीं रुकेंगे। दीदा ने अभय और अनिरुद्ध को खूब सुनाया और फिर अपनी दोनों पोतियों का हाथ थाम कर वो वहाँ से उन्हें ले गई। उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद अनिरुद्ध अभय से बोला, भाई मैं ये चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ गया हूँ। हकीकत का पता लगाना ही होगा हमें। आखिर क्यों सबके सब हमारी माँ के लिए इतना गंदा बोलते हैं? एक बार डायरेक्टली हम दादी साहब से ही पूछ लेते हैं, हकीकत क्या थी क्या नहीं। ये जानना हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ये मायने रखता है कि हमने हमारी माँ को उस क्लिफ से नीचे गिरते हुए देखा था और वो राजवीर और मंजीत ने मिलकर उन्हें क्लिफ से नीचे धक्का दिया था। अभय अनिरुद्ध से बोला तो उसे अपने भाई का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही लगा। वैसे मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि कल बुआ और चाची सा की बातें आपके और मेरे अलावा उस सायशा ने भी सुन ली थी। अनिरुद्ध बोला तो अभय ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अच्छी बात है अगर उससे पता है तो। ये बोल
अब वह नाश्ता करने के लिए अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। भाई, ये पराठे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीमा ने इतनी मेहनत से हमारे लिए नाश्ता बनाया, मगर अपनी लाडली की पसंद को ध्यान में रखते हुए उस बुढ़िया ने पराठे बनवाए। अनिरुद्ध बोला, अपने मुंह में सैंडविच डालते हुए। लेकिन तभी वो खाते खाते रुक गया, क्योंकि उस सैंडविच में पीनट बटर लगा हुआ था, जिससे अभय को एलर्जी थी। अभय भी वो सैंडविच खाने ही वाला था, लेकिन तभी अनिरुद्ध ने उसे रोक दिया और बोला, भाई, आप मत खाइए ये सैंडविच, आप ये पराठे ही खा लीजिए। इस सैंडविच में पीनट बटर लगा हुआ है। तभी सीमा भी हिम्मत करके अनिरुद्ध से बोली, यस सर, यही बात तो मैं आपको बताना चाह रही थी, मगर आप सुन ही नहीं रहे थे। बस दादी जी को डांटने में लग गए थे। तुम चुप करो और अपना काम करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। अनिरुद्ध सीमा पर चिल्लाया, तो वो चुप हो गई। भाई, क्या आप सच में आयशा को तलाक देकर कुसुम से शादी कर लोगे? अनिरुद्ध ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे पूछा। क्यों? तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या मेरा आयशा को तलाक देने और कुसुम से शादी करने से? अभय ने उससे पूछा, तो वो चुप हो गया। देख, मैंने पहले ही कुसुम के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर दी है। अब और मूड में नहीं हूँ मैं, और वैसे भी आयशा जैसी लड़कियों के साथ मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी पति की इज्जत करनी नहीं आती, सिवाय हाथापाई के। हमेशा आदमियों की बराबरी करना चाहती है वो। अभय ने जब आयशा के लिए ऐसे शब्द बोले तो सीमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने शांति से अभय को उसकी कॉफ़ी दी और फिर वहाँ से चली गई। तो मतलब आप कुसुम से सच में शादी करेंगे? असल में तो अनिरुद्ध को कुसुम भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे ऐतराज़ था अभय का उसके साथ शादी करना। चल, जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर हमें महल भी जाना है, दादी सा ने बुलाया है हमें। ये बोल अभय अपनी कॉफ़ी का कप उठाकर वहाँ से चला गया। इस गांव की गंवार से तो लाखों करोड़ों गुना तो आयशा ही सही है। ये कुसुम तो भाई को अच्छे से बर्बाद करके रख देगी। अनिरुद्ध अपने मन के अंदर बड़बड़ाया और नाश्ता करने लगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।